हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो क्या टॉपिक रहने वाला है? आज आपका टॉपिक रहेगा भारतीय राज्यों का एकीकरण। तो हम भारतीय राज्यों के एकीकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ये आज का टॉपिक रहेगा। तो भारतीय राज्यों के एकीकरण में हम आज क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय राज्य थे उनका एकीकरण हुआ था। ठीक है, किस प्रकार से एकीकरण हुआ था, क्या इसकी स्टोरी रही, क्या कुछ रहा, ये हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। लेकिन ये जो स्वतंत्रता थी ये इतनी आसान नहीं थी। इस स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ जो है वो किया गया। इसके लिए सबसे पहले जब ये स्वतंत्रता मिली तो लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि जितनी भी रियासतें थी 562, इनको ये बोला गया था कि आप जिस रियासत का मतलब होता है जिस संघ में शामिल होना चाहते हैं, आप उस संघ में क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बारे में, तो भारतीय रियासतों को ये बोला गया कि आप जिस संघ में शामिल होना चाहते हैं, आप या तो भारत को ज्वाइन कीजिए या पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए। इन सभी रियासतों के सामने ये विकल्प जो है वो रख दिया गया। इसके अलावा एक बात और बोली गई थी कि जितनी भी भारतीय रियासतें हैं उनके साथ जितने भी अब तक ब्रिटिश संबंध स्थापित किए गए वो सभी के सभी समाप्त किए जाते हैं। तो भारतीय रियासतों के साथ अंग्रेजों ने अपने सभी संबंध समाप्त कर दिए। अपने सभी संबंध समाप्त कर दिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि अंग्रेजों ने जब से लेकर अब तक जितने भी संबंध स्थापित किए थे वो सभी देशी रियासतों के साथ समाप्त कर दिए गए। यानी कि वो अब एक प्रकार से अपने आप में स्वतंत्र हो चुकी थी। जो बंदिश उन पर पहले अंग्रेजों ने लगाई हुई थी वो भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, तो भारतीय रियासतों के अपने साथ जितने भी अपने सभी जो संबंध थे वो ब्रिटिश ने क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। उनको ये बात बोल दी गई कि आप जिस संघ में शामिल होना चाहो हो सकते हो। ठीक है, जिस संघ में आप शामिल होना चाहो हो सकते हो। इसीलिए ये बात उनके द्वारा बोली गई थी। अब देखिए, स्थिति इतनी आसान नहीं थी, ये बातें मैं बोल रहा हूँ ये भी इतनी आसान नहीं थी उस समय। तो उस समय भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस स्थिति को समझा और भारत के एकीकरण का जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधों पर धारण की। ठीक है, तो सरदार पटेल
ने क्या किया, इस जिम्मेदारी को समझा कि ये भारत के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान समय पर। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है, क्योंकि जितना हम भारतीय जो रियासतें हैं उनका एकीकरण कर पाएंगे वो हमारे लिए उतना ज़्यादा क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी उस समय नेता थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो भारतीय राज्यों के साथ या पाकिस्तान की जो सीमा के जो नज़दीक जो स्टेट थे उनको रिझाने के पूरे प्रयास कर रहा था। उनके साथ जो भी बातें हुई, जो भी वो संधियां रखना चाहते थे, जो भी वो शर्त रखना चाहते थे, वो सारी की सारी शर्तें मानने को तैयार था। केवल और केवल आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोक लुभावन उनको ऑफर दिए गए ताकि वो पाकिस्तान में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। अब सबसे बड़ी स्थिति जो उस समय सामने आ रही थी वो स्थिति ये आ रही थी सामने कि भारत जो है, ठीक है, क्योंकि भारत जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, इधर से तो कोई मतलब है नहीं इस हिस्से से हमको, तो इधर के जो हिस्से थे उस समय इनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और देखिए यहाँ का जो इलाका, ये कच्चा चित्र आप समझ लीजिए, तो यहाँ पे जो बंगाल वाला इलाका है ये भी उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान और इससे संबंधित जितने भी रियासतें थी सबको मोहम्मद अली जिन्ना ने खुले ऑफर दिए कि आप कैसे भी करके हमारे स्टेट में शामिल हो जाइए, आपकी जो मांगे भारत सरकार पूरी नहीं कर रही वो हम करेंगे। और सरदार पटेल ने क्या किया, इस स्थिति को समझा और सोचा कि अगर ये रियासतें इस समय इनको नहीं संभाला गया तो हो सकता है ये पाकिस्तान की साइड चले जाएं, हो सकता है ये स्वतंत्र रहने का मन बना लें। इसलिए इन रियासतों को राष्ट्र से जोड़ना क्या है, बेहद जरूरी है। और इसी स्थिति को समझने के लिए इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा क्या बोलते हैं, राज्य मंत्रालय, इनके द्वारा राज्य मंत्रालय की क्या की गई, स्थापना की जाती है। और जब राज्य मंत्रालय की स्थापना की जाती है तो इसका जो कार्यभार था वो किसको सौंपा गया था, वो बीपी मेनन को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था, बीपी मेनन को ये काम जो है वो सौंपा गया था कि आप इसमें पूरी मदद करेंगे, आप पूरे मामले को देखेंगे, देखरेख करेंगे और हम जो हैं इस स्थिति में आपको मदद करेंगे। होता है ना, कोई फीडबैक देता है कि पूरा अंदर का जो इंटरनल मामला होता है वो संभालना होता है, ठीक है। तो इसीलिए बीपी मेनन इसमें सचिव की जो है वो भूमिका निभा रहे थे। अब देखिए बीपी मेनन साहब इस मामले को देख रहे थे और इसके अलावा सरदार पटेल, अब ये जो स्थिति उस समय बन गई थी पूरे भारत के सामने, इसमें पाकिस्तान भी अपनी पूरी कोशिशें कर रहा था। आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार उसने जम्मू कश्मीर को रिझाने का प्रयास किया, किस प्रकार उसने जूनागढ़ को रिझाने का प्रयास किया, किस प्रकार उसने हैदराबाद को उकसाने का प्रयास किया और बहुत सारी भारतीय रियासतों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसको हम अभी थोड़ा मिटाते हैं और कुछ फैक्टेबल चीज़ें जो हैं वो हम लिखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो स्थिति है वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो देखिए ये जितनी भी अंग्रेजों की जो चाल थी कि एक ऐसी समस्या भारत के सामने खड़ा कर दो जिससे उसका एकीकरण जो है वो क्या पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए। तो अंग्रेजों ने भारत के एकीकरण को समाप्त करने के लिए ये पूरी चाल चली। और इसमें चाल में था क्या कि जो ब्रिटिश प्रांत उस समय थे, ब्रिटिश प्रांत जो उस समय थे और जो राष्ट्रीय देसी भारतीय जो राज्य थे, इनके बीच में फूट डालने का प्रयास किया। और जो उनकी पहले से जो नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति जो थी, उसका उन्होंने यहाँ पर एक डेफिनेशन बदल दी कि भारत के एकीकरण को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों की जो स्थिति थी, मुसलमानों के सहारे से जो भारत में उपद्रव करवा रहे थे। इन्होंने जो कांग्रेस का जो विभाजन था उसमें भी इन्होंने जो
उदारवादी लोग थे उनको समर्थन दिया था उग्रवादियों का दमन करने के लिए। तो ये हमेशा एक हिस्से को पकड़कर बैठ जाते थे, उस हिस्से से उसी दूसरे हिस्से को काटने का क्या करते थे, प्रयास करते थे, और खुद बिल्कुल सेफ और साइड ये रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग तो भारत से जा ही रहे हैं, क्यों ना कुछ ऐसी इसके सामने समस्या खड़ी कर दी जाए कि जिसमें ये पूरा जीवन भर लगा रहे, इसमें ये फंसा रहे। देखिए ये सारी बातें अलग होती हैं कि किसी भी राष्ट्र का विकास अगर पड़ोसी राज्य के लिए होता है तो वो एक खतरे की घंटी होती है, ठीक है। कोई भी एक अच्छा राष्ट्र जो होता है वो अपने पड़ोसी राज्य को शक्तिशाली होते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन आप लोग कहोगे ब्रिटेन तो बहुत दूर है, तो उससे क्या समस्या है? इस दुनिया में कहीं भी कोई भी राष्ट्र जब किसी राष्ट्र की उन्नति करता है, आप चीन और अमेरिका को देख लीजिए, वो भले ही दूरी पर हैं लेकिन उनके बीच में ट्रेड वार चल रहा है, उनके बीच में आंतरिक गतिरोध चल रहा है, और एक दुनिया में दो महाशक्तियां नहीं रह सकती। आप लोग अच्छे से समझते हो, आपने शीत युद्ध पढ़ा हुआ है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका सुपर पावर बन गया, तो ये संघर्ष चलते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग ये जानते हो कि 4 जुलाई 1947, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? भारत जो ब्रिटिश संसद थी उसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पारित किया। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, ठीक है। क्या किया? पारित किया। अब जैसे ही ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया तो मैंने आप लोगों को अभी जो बात बताई थी कि भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश ने जो भी संधियां की थी उनको स्वतः ही समाप्त कर दिया गया, और जो भारतीय जो राजा थे, जो भारतीय जो रियासतें थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। और उनके सामने ऐसे आप लोग लिख सकते हो, और उनके सामने जो भी संधियां रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया। तो ये भारतीयों की जगह राज की है। तो भारतीय शासकों के साथ की गई संधियां, भारतीय शासकों के साथ की गई संधियां स्वतः ही समाप्त हो गई। स्वतः ही समाप्त हो गई। क्लियर? तो भारतीय शासकों के साथ की गई संधियां स्वतः ही क्या हो गई? समाप्त हो गई, और उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। वो या तो फिर इंडिया की ओर आए या फिर वो पाकिस्तान की ओर जाएं, उनके ऊपर जो बाध्यता उस समय लागू की गई थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब देखिए स्वतंत्रता के समय, अब देखिए स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें अस्तित्व में थी, ठीक है। कितनी? 562 रियासतें क्या थी? अस्तित्व में थी। और इस स्थिति में इनके सामने जो विकल्प रखा गया था स्वतंत्रता का वो भी काफ़ी ज़्यादा लचीला था, क्योंकि इनको एक प्रकार से देखो, एक प्रकार से पहले बिल्कुल बंधन में बंधे हुए थे और फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद इनको बिल्कुल ही स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है। तो ये स्थिति क्या थी? बड़ी गंभीर थी कि इन्हें भारत सरकार के सौंपने की अपेक्षा
ये बोल दिया गया कि आप जिस रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप जिस रियासत का भाग बनना चाहते हैं, आप जिस संघ का भाग बनना चाहते हैं, आप अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। आप किसी दूसरी रियासत के साथ मिलकर कोई राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो रखी जाती है। क्लियर? सरदार पटेल ने लिखना है 5 जुलाई 1947। कब की बात कर रहा हूं? देखो तिथि जो है इनको आप अंडरलाइन करके लिख लिया करो, क्योंकि तिथि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की तो 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रालय का गठन किया गया। राज्य मंत्रालय का क्या किया गया? राज्य मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, तो ये राज्य मंत्रालय का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी यहां पे लिख देता हूं मैं, जिसकी जिम्मेदारी बीपी मेनन, जिसकी जिम्मेदारी बीपी मेनन को सौंपी गई। जिसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो जिसकी जिम्मेदारी जो है वो बीपी मेनन को सौंपी गई। क्लियर? तो 5 सेकंड है, मिटा लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए मिटाएं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि इस स्थिति में पाकिस्तान जो है उसने अपने आप की जो स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर समझी, और उसने भारतीय रियासतों के कुछ जो क्षेत्र थे उनको क्या किया? उनको जल्दी से अपने क्षेत्रों में मिला लिया। जैसे कि भारतीय रियासतों के भाग जैसे खैरपुर एवं बहरामपुर, खैरपुर एवं बहरामपुर को पाकिस्तान का भाग बना लिया। तो भारतीय रियासतों के भाग जैसे खैरपुर और जो बहरामपुर थे इनको क्या किया? पाकिस्तान का भाग जो है वो बना लिया। अब इस स्थिति से भारतीय सरकार जो है वो क्या होने लगी? चिंतित होने लगी कि देखिए पाकिस्तान ने बहरामपुर और खैरपुर के जो क्षेत्र हैं उनको अपने क्षेत्रों में मिला लिया है, तो निश्चित ही इससे क्या होगा? भारत को नुकसान होगा, और भारत को नुकसान होगा तो भारत की जो और रियासतें हैं हो सकता है इन रियासतों की देखा देख पाकिस्तान का रुख करें। इसलिए भारत ने भी तत्परता दिखाते हुए जो भारतीय शासक थे उनसे संपर्क करना क्या किया? शुरू किया। भारतीय शासकों के साथ संपर्क करना शुरू किया। भारतीय शासकों के साथ संपर्क करना शुरू किया।
शुरू किया गया। और ये बात बोली गई कि भारत की स्वतंत्रता, भारत की अखंडता, भारत की सांस्कृतिक स्थिति और भारत की भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है भारत के साथ इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, भारत के साथ जुड़ सकते हैं। इसीलिए अधिकतर जो शासक थे वो इस बात पर क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। कुछ गिने चुनी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आनाकानी की, जैसे जूनागढ़ हो गया, जैसे हैदराबाद हो गया, जैसे कश्मीर हो गया, तो इन्होंने भारत से कनेक्ट होने में क्या की, बहुत आनाकानी की। ठीक है, अब देखिए भारतीय शासकों के साथ संपर्क, जो भारतीय शासक थे, जो रियासतों के शासक थे वास्तव में, उनके साथ क्या किया, संपर्क किया, उनके साथ क्या किया, संपर्क किया। ठीक है, जब उनके साथ संपर्क किया तो हुआ क्या, उनके सामने ये बात रखी गई कि ऐसा कीजिए, आप कुछ मामले जो हैं वो भारत को सौंप दीजिए, बाकी की स्थिति आपके अंडर में रहेगी, हम आपके आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेंगे, आपकी जैसी स्थिति है वो बनी रहेगी, आप जैसा जो शासन चल रहा है वो बना रहेगा। सरदार पटेल ने ये मांग रखी कि आपके जो विदेशी मामले हैं, आपके जो विदेशी मामले हैं, आपके जो दूर संचार, ठीक है, आपके जो दूर संचार मामले हैं और आपके जो सैन्य मामले हैं, यानी कि जो सैन्य गतिविधियां हैं, सैन्य मामले, वो आप क्या कीजिए, हमें सौंप दीजिए। केवल 3 मामलों पर बात हुई, विदेशी मामले, दूर संचार मामले और सैन्य मामले जो हैं वो भारत सरकार को सौंप दीजिए, और बाकी की जो राज्य की व्यवस्था है वो आप सुचारू रूप से क्या कीजिए, चलाते रहिए। ठीक है, ऐसी बात जो है वो क्या की गई थी, बोली गई थी। अब इस बात पर सभी रियासतें शामिल हो जाएं, ऐसा संभव नहीं था। इसके लिए उन लोगों ने अपनी ओर से बहुत सारे क्वेश्चन रखे, भारत सरकार को ये कहा कि हमें कितनी पेंशन दी जाएगी, हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, क्या हमारे इस पद को वंशानुगत मानेगी सरकारें। तो बहुत सारे भ्रम थे। जो देशी रियासतों के जो शासक थे वो ये सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से हमारी स्थिति का फायदा उठाया, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से हमारे शासन में दखल दिया, ऐसा ही भारत सरकार ना करे। हो सकता है, स्वाभाविक है, उन शासकों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, लेकिन सरदार पटेल ने बड़ी ही चतुराई के साथ उनको संतुष्ट किया और उनसे जो विलय पत्र था उस पर क्या करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। ठीक है, अब सभी जो रियासतें थी उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, जैसे जूनागढ़, जैसे हैदराबाद, जैसे जम्मू कश्मीर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से उस समय मना कर दिया। या तो जैसे जूनागढ़ था, जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहता था, हैदराबाद का निजाम जो था वो चाहता था कि मैं क्या रहूं, स्वतंत्र रहूं। ठीक है, इसलिए ये आनाकानी करता रहा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर का जो हरि सिंह था वो भी ये सोच रहा था कि हमारी सीमा एक तो पाकिस्तान से लगती है, हमारी जो सीमा है इधर अफगानिस्तान से लगती है, इधर हम चाइना के संपर्क में हैं, तो एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है, एक अच्छा स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। तो ऐसा ये सोच रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहे या भारत के साथ जाए। जम्मू कश्मीर को तो पाकिस्तान हर हाल में उस समय प्राप्त करना चाहता था, भले ही उसके लिए उसे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। और उसने बाद में सब कुछ किया भी, लेकिन शुरू में जिन्ना ने हरि सिंह के सामने पूरी जितनी भी मांगे थी वो इसकी मान ली, बोला तुम तो बस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। लेकिन हरि सिंह जो था वो ये कह रहा था कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जम्मू कश्मीर को स्थापित करना चाहता हूं। और जिन्ना को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कबीलाई लोगों को
भड़का के उनके सहयोग से क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो उस समय क्या थी, मुस्लिम थी। बहुत ज़्यादा जो मौलवी थे वो धार्मिक कट्टरपंथ से जुड़े हुए थे और वो पाकिस्तान की सेना को एक इस्लामिक सेना मान रहे थे। इसीलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो सेना थी, जो कबीलाई लोग थे, उनको क्या किया, सपोर्ट किया। सेना और जो आंतरिक लोग थे वो जाके एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्थिति बड़ी गंभीर बन जाती है। तो सरदार पटेल क्या करते हैं, सरदार पटेल क्या करते हैं, इस स्थिति को लॉर्ड माउंटबेटन के सामने भी रखते हैं कि देखिए कुछ रियासतें हैं, अगर आप इनको कहोगे, जैसे भोपाल है, एक भोपाल की स्थिति जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही बनवा दी गई थी। भोपाल भी चाहता था कि मैं कुछ स्वतंत्रता के सपने देखूं या मैं पाकिस्तान से भी संपर्क करूं, पाकिस्तान में भी जो कूटनीतिक संबंध उससे स्थापित करूं, भारत से भी कूटनीतिक संबंध स्थापित करूं, ठीक है। लेकिन यहां पर भोपाल की जो स्थिति है वो कुछ अलग होती है। भोपाल के बारे में यह कहा कि देखो, लॉर्ड माउंटबेटन ने यह बात कही कि तुम्हारी जो स्थिति है वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार पाकिस्तान में मिलने की नहीं है, ठीक है, इसलिए तुम भारत के साथ ही रहोगे। जब ऐसी बात इनके द्वारा बोली गई तो भोपाल की स्थिति को देखते हुए, भोपाल की स्थिति को देखते हुए माउंटबेटन ने पाक में मिलने की मांग का खंडन किया। ठीक है, उसको बोले कि अगर तुम सीमा के पास स्थित होते तो निश्चित ही उसमें जाकर आप शामिल हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है और तुम कैसे जाके पाकिस्तान में मिल सकते हो। इसलिए उसके राजा को भी समझ में आ गया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो ये जाके क्या कर सकता है, वापस उसमें सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके बाद हम इसको ओनली फॉर 5 सेकेंड आफ्टर इसको रफ कर देते हैं। चलिए, अब देखिए आगे क्या होता है। जब सभी रियासतें लगभग इन सब के लिए सहमत हो जाती हैं, तो उस समय जो विलय पत्र है वो सामने लाया जाता है, लेकिन ये कुछ रियासतें जो है वो मना कर देती हैं। मैंने आपको बताया भारतीय रियासतों में से केवल जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम नहीं मिलेंगे। क्या कर दिया, भारत में मिलने से इनकार कर दिया, भारत में शामिल होने से इनके द्वारा मना कर दिया गया। अब इनके द्वारा जब मना कर दिया गया तो इस स्थिति को भारत सरकार के द्वारा कैसे हैंडल किया गया, ये समझिए। कैसे इस स्थिति से निपटा गया ये समझिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जूनागढ़। क्या पढ़ते हैं, जूनागढ़ पढ़ते हैं, ठीक है। अब जूनागढ़ की समस्या क्या थी, ये
जूनागढ़ की समस्या। जूनागढ़ की समस्या ये थी कि जूनागढ़ का जो नवाब था वो तो था मुसलमान, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो थी हिंदू। इसीलिए जैसे ही जूनागढ़ के नवाब ने ये निर्णय लिया कि मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, तो भारत की जो जूनागढ़ की जो जनता थी उसने इसका पुरजोर विरोध किया और एक अलग से सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया और एक अलग से हुकूमत स्थापित कर ली, स्वतंत्र हुकूमत इन लोगों के द्वारा स्थापित कर ली जाती है। तो उस विद्रोह के डर से, भारत सरकार की कार्रवाई के डर से यहाँ का जो नवाब था वो कहाँ भाग जाता है, वो पाकिस्तान भाग जाता है। और वो इतना कुत्तों का प्रेमी था, कुत्तों का मतलब कुत्ते पालने का प्रेमी था, कि उसके साथ 20-30 जो हैं कुत्ते हमेशा रहते थे। और वो इतना इस चीज को मानता था कि वो जिस गाड़ी से पाकिस्तान भागा था उसने उन कुत्तों को तो भर लिया, लेकिन उसकी एक पत्नी थी उसको छोड़ दिया, कह रहा जगह नहीं है तुम उतरो, ठीक है। तो वो भारत में ही रह जाती है। तो जूनागढ़ की समस्या इसमें लिखना है 1947 के बाद जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा संभव नहीं था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि शासक मुसलमान था और जूनागढ़ की जनता हिंदू थी, ठीक है। जो जूनागढ़ की जो जनता थी वो क्या थी? हिंदू थी। जूनागढ़ की जनता हिंदू थी, इस कारण वहां पर यह सब कुछ संभव नहीं था। जनता ने विद्रोह कर दिया, और जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो हुआ यूं कि वहां की जनता ने एक स्वतंत्र हुकूमत की सरकार जो है वो क्या कर ली? स्थापित कर ली। स्वतंत्र हुकूमत की सरकार स्थापित कर ली। हुकूमत की सरकार स्थापित की। ठीक है। और उसके बाद जब वो वहां से भाग जाता है, जूनागढ़ का नवाब भाग जाता है, जूनागढ़ का नवाब भाग जाता है, तो जनता के द्वारा जो जनता, आम जनता थी, वो जब उसके द्वारा भारत सरकार को रिक्वेस्ट की गई कि आप आइए सत्ता संभालिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। कौन करेगा जब शासक ही भाग गया? ठीक है, जूनागढ़ का नवाब भाग गया। भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया। भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया। भारत सरकार ने क्या किया? जनमत संग्रह कराया और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया। और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया। क्या कर लिया? जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया। इस प्रकार जो जूनागढ़ की जो समस्या थी उसका क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है, निवारण हो जाता है। और जूनागढ़ अब भारत का हिस्सा बन चुका था। जूनागढ़ अब भारत का भाग बन चुका था। जो समस्या उस समय
सरदार पटेल के सामने थी, यानी कि पूरी भारत के सामने थी। ऐसा नहीं कह सकते कि जूनागढ़ का जाना केवल सरदार पटेल की हार होती, ये पूरे भारत की हार होती। ठीक है, जब हमारे देश का कोई भी हिस्सा हमसे अलग होता है या हमारे देश के सामने कोई भी स्थिति सामने आती है, तो याद वो सरकार की स्थिति नहीं होती, वो पूरे राष्ट्र की स्थिति होती है। ठीक है, पूरे राष्ट्र की हार होती है। जब कोई राष्ट्र युद्ध में हार जाता है ना, तो वो ये नहीं कह सकता कि उस पार्टी की गवर्नमेंट थी इसलिए वो सेना हार गई। सेना का हारना राज्य का हारना होता है, और राज्य का हारना प्रत्येक व्यक्ति का हारना होता है। ठीक है, तो जूनागढ़ की समस्या को आपने समझा। अब हम कहाँ की समस्या को समझते हैं, या तो हैदराबाद की या जम्मू कश्मीर की। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की दो समस्याएं बची हैं, तो हम ये जानेंगे कि जम्मू कश्मीर और हैदराबाद कैसे और किस प्रकार भारत का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आपको डालना है हैदराबाद की समस्या। अब हम इसको समझते हैं कि आखिर हैदराबाद की जो समस्या थी वो थी क्या। हैदराबाद की भी समस्या बिल्कुल जूनागढ़ के जैसी थी। हैदराबाद का जो नवाब था वो भी क्या था, एक मुसलमान था, और हैदराबाद की जो अधिकतर जनता है यानी कि बहुसंख्यक जो जनता है वो क्या थी, हिंदू थी। तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापित करना चाहता था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था। वो ये चाहता था कि मैं जो दक्षिण के राष्ट्र हैं उनको मिला के एक अलग स्वतंत्र इकाई जो है वो मैं क्या कर लूं, स्थापित कर लूं। इस क्षेत्र में एक अलग राष्ट्र का क्या कर लूं, निर्माण कर लूं। और धन और संपदा की स्थिति से भी हैदराबाद उस समय काफी ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो हैदराबाद ने अपने पत्ते जो हैं वो लास्ट तक नहीं खोले। भारत सरकार को 15 अगस्त तक उलझाए रखा कि हम इसमें शामिल होंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो भारत सरकार के सामने इसने अपनी स्थिति साबित नहीं की, और वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे, वहाँ के जो रजाकार थे, वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे, उनको ये कहा कि तुम यहाँ हैदराबाद के अंदर की जो हिंदू जनता है, बहुसंख्यक हिंदू जनता है, क्योंकि उसने जूनागढ़ के बारे में सुन लिया था, तो उसने क्या किया, वहाँ की जो हिंदू जनता है उसके ऊपर अत्याचार करवाने शुरू कर दिए, उनको परेशान करवाना शुरू कर दिया, उनको लूटना शुरू कर दिया, उनकी हत्याएं करवाना शुरू कर दिया। तो इस स्थिति में यहाँ की जो हिंदू जनता है, हैदराबाद की जो हिंदू जनता है, वो क्या करने लगी, पलायन करने लगी। स्वाभाविक है, मृत्यु की डर से सभी भागेंगे, तो वो जाने लगी, पलायन करने लगी। और जब यहाँ की हिंदू जनता पलायन करने लगी, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई। और कुछ समय के बाद तो ये स्थिति हो गई, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भी अपने स्वदेश लौट जाते हैं, तो स्थिति और ज़्यादा विकट हो जाती है। उस समय और ज़्यादा स्थिति विकट हो जाती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए नवंबर 1947, ठीक है, नवंबर 1947 को भारत सरकार ने इसके सामने अपना एग्रीमेंट रखा, अपने जो विलय पत्र है वो सामने रखा। तो इसके द्वारा बहुत सारी शर्तें उसमें जोड़ी गई, बहुत सारी बातें जो है वो वहाँ के नवाब के द्वारा की जाती हैं। तो इनकी जो दूसरी कंडीशन थी वो चल रही थी, यहाँ के जो हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही थी। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, लास्ट तक इनके उत्तर का जवाब दिया। और यहाँ के जो कट्टर जो मौलवी थे, यहाँ के जो रजाकार थे, उनके नेता थे जिनका नाम था कासिम रिजवी। उनका नाम क्या था, उनका नाम था कासिम रिजवी। तो कासिम रिजवी ने क्या कहा, कासिम रिजवी ने यह कहा कि हम तो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नहीं हैं, हम तो भारत में शामिल होने वाले नहीं हैं, हम तो भारत में जो दिल्ली है ना, उस दिल्ली पर आक्रमण करने वाले हैं, और उस दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद दिल्ली पर अधिकार करेंगे, और हमारा जो पूरा अधिकार है वो किस पर हो जाएगा, दिल्ली पर हो जाएगा। ये बात किसने बोली थी, इनके
रजाकारों के नेता कासिम रिजवी के द्वारा ये बात बोली गई थी। तो भारत सरकार ने बोला भैया अब तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करने, निवेदन करने, पत्र लिखने, मुलाकात करने से काम नहीं चलेगा, अब तो डंडा से काम चलेगा, अब सैनिक कार्रवाई से काम चलेगी। तो इसके बाद जो है वो कार्रवाई की गई किसके ऊपर? हैदराबाद के ऊपर। हैदराबाद के ऊपर सैनिक कार्रवाई की गई। हैदराबाद के ऊपर क्या की गई? हैदराबाद के ऊपर सैनिक कार्रवाई की गई थी। और जो कासिम रिजवी ये कह रहा था कि भैया हम तो दिल्ली के ऊपर जाके शासन करेंगे, दिल्ली के ऊपर जाके अधिकार करेंगे, इनकी जो सेना है ना वो 5 दिन में ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। ठीक है, इनकी जो सेना है वो 5 दिन में ही जमीन पर बैठ जाती है, जमीन पर घुटनों पर आ जाती है। वो तो स्थिति जो है सरदार पटेल ने संभाल ली थी। सरदार पटेल ने रोक दिया था। सितंबर 1948 को हैदराबाद जो है उस पर संपूर्ण सैनिक जो है, भारतीय जो सेना है, भारतीय जो पुलिस कार्रवाई थी उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। और इस प्रकार इस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भी भारत में क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हैदराबाद की समस्या भी जो थी उसका भी क्या हो गया? समापन हो जाता है। क्लियर? समझ में आई बात आप लोगों को कि हैदराबाद की जो समस्या है इसका निराकरण भी किस प्रकार किया गया था। तो ये हैदराबाद की समस्या भी क्लियर हो जाती है। थोड़ा आगे चलते हैं और जम्मू कश्मीर की समस्या को देखते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी वो क्या थी। देखिए जम्मू कश्मीर की समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या देखिए, अब जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? राजा हरि सिंह था। अब राजा हरि सिंह ने अच्छे अच्छे सपने देखे। क्या सपने देखे? कि मैं तो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करूंगा, मैं तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाऊंगा, मेरी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जम्मू कश्मीर पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। उसका क्या मतलब है? जो जम्मू कश्मीर को सप्लाई होती थी बहुत सारे सामान की, जैसे अनाज, जैसे नमक, जैसे केरोसिन, तो इन सारी चीजों की रोक लगा दी कि ये इसको प्राप्त नहीं होंगे पाकिस्तान की ओर से। कोई भी यातायात यहां से नहीं चलेगा, बिल्कुल कट, यानी कि आर्थिक प्रतिबंध जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा दिए। मोहम्मद अली जिन्ना ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है हरि सिंह दबाव में आ जाए, प्रेशर में आ जाए और पाकिस्तान के साथ क्या कर ले? समझौता कर ले। लेकिन हरि सिंह ने इस दबाव को, जो आर्थिक दबाव लगाने का प्रयास किया गया था, उसे महसूस ही नहीं किया। और जब इस आर्थिक दबाव को उन्होंने महसूस नहीं किया तो इन्होंने क्या किया कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, और भैया दूसरा रास्ता था युद्ध का। और वो 22 अक्टूबर 1947 को इन्होंने अपनी कायरता का क्या दिया? परिचय दिया। और इन्होंने सशस्त्र क्या कर दिया? वो विद्रोह, मतलब आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? सशस्त्र जो विद्रोह है वो कर दिया, यानी कि आक्रमण जो है वो कर दिया। और जो कवालाई जो लोग थे इनको भी जाके भेज दिया कि भाई जाओ, और उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के भी सैनिक थे, उनको भी मिला मिलू के कह दिया कि जाओ और कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दो, श्रीनगर की राजधानी उस पर जाकर अधिकार कर लो। और यही लोगों ने किया। अब इस समय जो हरि सिंह है इसने क्या किया? अपना जो प्रतिनिधि है वो नेहरू साहब के पास भेजा और कहा कि देखिए भाई, हम आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ऐसा करो, कश्मीर को बचा लो, जम्मू कश्मीर को बचा लो। तो नेहरू ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कैसे मान लूं? ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कल आप लोग हमारे साथ शामिल हो जाओ, ये बोलो कि हमने तो मजबूरी में ये सारी बातें की थी।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रहे अब्दुल्ला, इन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम भारत सरकार का इस संबंध में सहयोग करेंगे पूरा का पूरा, और उसमें कहा कि भारत जो है वो विदेशी मामले, भारत जो है वो शस्त्र संबंधी मामले, भारत जो है वो दूरसंचार मामले अपने कंट्रोल में रखेगा। तो इस प्रकार विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, लेकिन कई दिन की देरी इसमें हो जाती है। उसका नुकसान भारत को ये होता है कि जो पाकिस्तान की ओर से भेजी गई कबीलाई लोगों की जो सेना थी, उसमें बहुत सारे पाक सेना के लोग थे। इन्होंने श्रीनगर से महज 1.5 मील दूर तक का सफर जो है वो क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। जब तक भारतीय सेना पहुंची तो जो भारतीय सेना है उसके सामने ये लोग कहाँ टिकने वाले थे। भारतीय सेना ने इनकी कुटाई की तो ये लोग वापस भाग गए यहाँ से, लेकिन फिर भी हमने 35,000 वर्ग मील का क्षेत्र जो है उसको खो दिया। उस 35,000 वर्ग मील वाले जो क्षेत्र है उसको खो दिया और उस पर पाकिस्तान का तब तक अधिकार हो चुका था। लेकिन स्थिति हमारे हाथ में थी, हम चाहते तो अपनी सेना को बोलते कि बेटा उनको वहां तक भगा के आओ जहां तक ये भाग सकते हैं, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ वहां पे पता नहीं, ऐसा नेहरू साहब ने क्या सोचा था। देखिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी नेता हो, उस समय की स्थिति ऐसी क्या रही होगी कि ये मामला जो है वो जो नेहरू साहब हैं वो कहाँ लेके चले जाते हैं, यूएनओ में लेके चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ लेके चले जाते हैं, यूएनओ में लेके चले जाते हैं। और जैसे ही ये मामला यूएनओ में चला जाता है तो वहाँ तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ तरह तरह के स्वार्थी लोग बैठे हुए थे। और शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के सपोर्ट में था, तो स्वाभाविक है अमेरिका का हाथ था पाकिस्तान के ऊपर और भारत की तरफ से सोवियत संघ सपोर्ट कर रहा था। भारत ऑफिशियली शामिल नहीं हुआ था, लेकिन सबको मालूम था कि सोवियत संघ जो है उसका झुकाव भारत के साथ है और पाकिस्तान के ऊपर उस समय अमेरिका का हाथ तो था ही, ये जग जाहिर बातें हैं। तो वहां पे ये बात पहुंची, यूएनओ में बात पहुंची। यूएनओ ने कहा ठीक है, ऐसा कीजिए, जो स्थिति है वर्तमान स्थिति है उसको बने रहने दीजिए। वहां से 5 लोगों का एक दल आया, उसने कहा कि दोनों सेनाएं जो हैं वो कम कम सैनिक दोनों साइड में रखेंगी, ठीक है। इस जगह पर भारी भरकम सेना रखने से मना कर दिया और ये कहा कि कुछ जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह कराने के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए सामान्य स्थिति करना जरूरी है। तो भारत ने यह कहा कि पाकिस्तान पहले तो अपनी सेनाएं पीछे हटाए। उसने जो इन कबीलाई लोगों के 35,000 वर्ग मील क्षेत्र के अंडर को इसको घेरा है, ये पहले वापस हटे और वापस हटने के बाद जो भारत का जो इलाका है उसमें हम जनमत संग्रह कराने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। ये जितना गिर गया उतना गिर गया, पाकिस्तान को पता था बेटा पीछे हट गए ना एक बार, ये 35,000 वर्ग मील का क्षेत्र ना ये भी नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार से आप लोग ये देखते हो ना, तो ये वाला जो एरिया है ये कहाँ चला गया, तो ये पाकिस्तान के अधीन चला गया, जिसको किस नाम से जानता है पाकिस्तान, उसको आज़ाद कश्मीर ये बोलता है, ठीक है। और ये वाला जो इलाका है अक्साई चीन जिसको बोलते हैं, ये इसने चीन को गिफ्ट दे दिया, अपने मित्र को क्या किया, गिफ्ट कर दिया। तो ये आज़ाद चीन इसको क्या करने लगे, बोलने लगे। और तब से स्थिति आपके सामने है। कई बार ये मार खा चुका है इसी को लेकर। लेकिन अगर उस समय नेहरू साहब वहाँ पर थोड़ा रुक जाते, वहाँ पर थोड़ा इनके ऊपर 2 दिन और कार्रवाई कर देते, क्योंकि कार्रवाई तो की थी, इनको पीछे ढकेला था, श्रीनगर से इनको भगाया था, केवल 1.5 मील की दूरी पर ही आ गए थे। तो 2 दिन और अगर दे देते सेना को, हमारी को, तो ये लोग इनको ना वहाँ तक भगा आते जहाँ से ये लोग मुड़ने का काम नहीं करते। लेकिन सरदार पटेल ने इनको मना किया था कि ये मामला यूएनओ में मत ले जाओ, 2 दिन और शांत हो जाओ। ये पूरा का पूरा ये जो ना ये चल रहा है, आज तक जो समस्या बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, वो बस वहाँ थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी दिखा दी। अगर वहाँ 2 दिन और सरदार पटेल की बात मान ली होती तो आज जो स्थिति है वो अलग होती। हम अफगानिस्तान को टच कर रहे होते, हम यूरोप के राष्ट्रों में अपना व्यापार कर रहे होते, तो वहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हमने की थी। यानी कि अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो भारत का नेतृत्व करता है, तो वो एक केवल व्यक्ति की भूल नहीं होती, वो पूरे राष्ट्र की भूल होती है, ठीक है। तो ये
जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाता है। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था वो हमारे पास जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, और बाकी का जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान उसको बोलता है, हम उसको POK बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, वो आज़ाद कश्मीर बोलता है। तो यही है। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई कमेंट्स या कोई सवाल या कोई जवाब पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।